स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मुरादाबाद में जो हुआ है पेपर विज्ञान का, इसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो 10th क्लास का विज्ञान का पेपर मुरादाबाद का नए प्रश्न पत्र पर आधारित बिल्कुल आपका मॉडल पेपर जैसा ही बिल्कुल आपका ये पेपर आया हुआ है। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न की संख्या 20 है जिनको हम सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी। तो देखो हमारा जो ये फॉर्मूला आप जानते हो, एफ बराबर जो होता है वो क्या होता है, c/2 होता है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर बटे 2। तो यहाँ पर एफ कितना दे रखा है, हमारे को एफ दे रखा है 10, तो यहाँ पे 10 लिख करके हम c/2 कर देंगे ना। और यहाँ पर सीधा सीधा सी हमें निकालना है, उत्तल पृष्ठ यानी कि सी की बात कर रहा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कर रहा है। तो हमारे पास सी निकल जाएगा, तो ये उधर चला जाएगा, तो सी बराबर हो जाएगा 10 × 2। तो यहाँ पे आ गया सी बराबर 20। हमारा आंसर कौन सा है, तो द ऑप्शन जो है 20 सेंटीमीटर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। देखो ये सारे प्रश्न मैं करवा चुका हूँ, बार बार में वही प्रश्न आ रहे हैं जो मैं बता चुका हूँ, बार बार मैं कहता हूँ जो वीडियो में डाल रहा हूँ उनको पढ़ते जाओ। तो आपका सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो विचलन होता है वो बैंगनी रंग का होता है। अगर ये बोल देता कि सबसे कम विचलन किसका होता है, तब उत्तर होता लाल रंग। अगला जो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है, किसी दर्पण की फोकस दूरी एफ एवं वक्रता त्रिज्या आर के बीच जो है संबंध बताना है। तो हमारा जो होता है सीधा सीधा कह सकते हैं 2f बराबर आर होता है, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ से f निकालें तो f इक्वल्स टू r/2 होता है। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन दोनों में से है उसी को टिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे को तीसरा ऑप्शन सा ऑप्शन जो है देखने को मिल रहा है, f इक्वल्स टू r/2, जो कि हमारे आंसर में मिल रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, कम से कम न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर होती है, और अधिकतम या फिर ज़्यादा से ज़्यादा दूरी जो होती है वो अनंत होती है। तो यहाँ पे न्यूनतम पूछा है तो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। 1 किलोवाट घंटा में जूल संख्या जो है आपको बतानी है। तो सिंपल सी बात है, 1 किलोवाट घंटा में जब हम 1 किलोवाट आवर लिखें तो 1 किलोवाट को जो है, इसको केवल 1 किलोवाट को हम 1000 वाट भी लिख सकते हैं। अब बचा घंटा। अब इस घंटे को जो है हम जानते हैं कि इसमें 1 घंटा है, 1 घंटे को मैं मल्टीप्लाई करूँ 60 से तो आपका ये मिनट में, और फिर 60 से मल्टीप्लाई करूँ तो सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, और जब ये सेकंड में होगा तभी हमारा जूल आएगा। तो यहाँ पे 1000 गुना में 60 गुना 60 हो गया, तो यहाँ पे 6 36। ठीक है, तो 36 तो ये हो गए, 10 36 36 0 0, और फिर यहाँ से भी 2 और एक 3 0। ठीक है, इस तरह से तो कितने हो गए हमारे पास में, तो यहाँ पर जो हो गया हमारे पास में देख सकते हो 1 2 3 4 5 0 हो गया। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3.6। अगर मैं पॉइंट आगे ले जाता हूँ तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, ये 6 हो गया। तो मैं यहाँ पे इनटू में क्या करूँगा, 6 इसकी घात कर दूंगा, तो ये जूल में आ गया। तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर जो है 3.6, जो भी ऑप्शन है, यहाँ पे थोड़ा धुंधला पेपर है, अगर देख पा रहे हो तो इसमें देख लेना कि 3 पॉइंट, मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है, इस आंसर को मैच कर लेना बस, जो भी है आपका 3.6 इंटू 10⁻, यहाँ पे कितना है, 9 है या 6 है, ये पता नहीं चल रहा है, इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही 1 मिनट में अभी आपको देख, इसमें बिल्कुल भी साफ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका जो मैंने आंसर बता दिया आपका, या तो आप लिखें 36 कॉमा में 5 जीरो हो, इतने जूल होते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो दोनों में से जो आपको सही लगता है वो आंसर मैच कर लेना। अगर ये आंसर नहीं है आपके ऑप्शन में तो आप उसको चेक नहीं करना है आपको, इसका मतलब वो क्वेश्चन गलत है। बाकी ये आंसर जरूर मिलेगा आपको, 3.6 इंटू 10⁻6 मिलेगा, या फिर आपको 36 उसके बाद 5 जीरो जूल मिलेंगे। ठीक है, तो दोनों में से जो आपको आंसर मिले उस पर टिक कर देना। अगला जो है क्वेश्चन उसकी बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका देखिए, किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा और काल्पनिक बनता है, वह है। तो देखो इसमें क्वेश्चन को आपको घुमाने के लिए दिया गया है। पहले हम बात करें समतल दर्पण की, तो इसमें जो है आपका काल्पनिक बनेगा। ठीक है, काल्पनिक बनता है, साथ ही साथ सीधा भी बनता है, ये बिल्कुल सही है, सीधा भी बनता है, और साथ ही साथ इसमें बराबर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये समतल दर्पण की विशेषता हो गई। अगर मैं उत्तल दर्पण की वास्तविक करूँ तो इसमें काल्पनिक बनता है, ठीक है, साथ ही साथ में उल्टा बनता है, और उसके बाद में इसमें जो है आपका छोटा बनता है। अब इसके बाद में अवतल दर्पण की बात करूं तो अवतल दर्पण में आपका वास्तविक भी बनता है, ठीक है, और काल्पनिक भी बनता है। ठीक है, वास्तविक जो बनता है ये आपका उल्टा बनता है, कॉमा में आपका छोटा बनता है। ठीक है, और आपका जो है ये छोटा बड़ा और बराबर बन सकता है, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा या बराबर, छोटा बड़ा
या बराबर बन सकता है, ठीक है। वास्तविक जो बनेगा वो छोटा, बड़ा या बराबर बनेगा, और काल्पनिक जो बनेगा वो बनेगा आपका सीधा और साथ ही साथ में बड़ा। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रतिबिंब से वस्तु सदैव छोटा बनता है, सीधा बनता है और काल्पनिक। तो सबसे पहले हमें काल्पनिक देखना है, काल्पनिक कहाँ है। तो काल्पनिक यहाँ पे बनता है, लेकिन सीधा और बड़ा बनता है, हमें सीधा और छोटा चाहिए, जो कि ये ऑप्शन गलत है। अच्छा, इसमें भी काल्पनिक बनता है जो कि उल्टा और छोटा बनता है, इसमें छोटा तो है लेकिन सीधा बनना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत है, इसमें आपका उल्टा बनता है, ठीक है। अब आते हैं हम अवतल दर्पण पे। अवतल दर्पण में अगर वास्तविक जो बिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा, ठीक है, ठीक है, वास्तविक बनेगा। तो वास्तविक तो पूछ ही नहीं रहा है, ये काल्पनिक पूछ रहा है, तो वास्तविक वाला ऑप्शन होगा ही नहीं। उसके बाद आते हैं काल्पनिक जो बनता है, उसमें कौन सा बनता है, तो काल्पनिक में सीधा बनता है और बड़ा बनता है। तो यहाँ पे सीधा तो है, काल्पनिक भी है, लेकिन छोटा है, बड़ा नहीं है, यानी कि कोई भी ऑप्शन इसमें से सही नहीं है। तो द ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोई भी नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। Fe2O3, यहाँ पे फेरस ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करके जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड और फेरस जो आयरन अलग कर दे रहा है। तो आपको देख रहे हो कि एक ही विस्थापित हो रहा है, फेरस में से ऑक्सीजन जो है जा करके एल्युमिनियम के साथ में अटैच हो जा रहा है, तो एक बार ही विस्थापन आपको देखने को मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं ये विस्थापन अभिक्रिया है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान जो हमेशा 7 होता है। मैं सारे क्वेश्चंस करा चुका हूं, इन सभी को दोबारा से रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। मैं जो चैनल पे डाल रहा हूं उनको पढ़ लेना, आपका जो बोर्ड का परीक्षा है वो बेहतरीन चला जाएगा। आपकी इच्छा है, बाकी आपकी मर्जी है। थंबनेल्स बीच बीच में आ रहे हैं, इनको जरूर देख लेना। ये थंबनेल आपके बोर्ड के द्वारा जारी किए गए हैं, बहुत सारे, मैं बता रहा हूँ, यूपी के कम से कम 3.5 लाख से 4 लाख बच्चों को यही नहीं पता कि बोर्ड ने नया पैटर्न का मॉडल पेपर जारी कर दिया है। और पूरे यूट्यूब पे कहीं भी सॉल्यूशन नहीं है इन वीडियोस के, केवल इस चैनल के अलावा। आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं, शांति से सर्च करिए, नहीं मिलेगा कहीं भी, केवल यहीं मिलेगा। हम केवल आपके जो सॉल्यूशन से कंप्लीट दे रहे हैं, कहीं भी आपको सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं मिलेगा। मिलेगा तो कोई एक आधा विषय मिल जाए, बात अलग है, लेकिन आपको सारे विषय नहीं मिलेंगे जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इनको जरूर देख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। अगला जो है आपका 10वां क्वेश्चन, उसकी बात करते हैं। निम्न में कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। तो देखो, अम्ल से जो है आपकी या तो आयरन करेगा या फिर जिंक करेगा। यहाँ पे आयरन तो ऑप्शन में है नहीं, तो हमारा जिंक ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर BaCl2 प्लस में Na2SO4 जो है आपका दिया गया है, जिसमें आपका देखिए अब यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। Ba तो है, यहाँ पे Ba आया, लेकिन इसके साथ में आपका डिस्प्लेस हो रहा है इसका, इस Na2 से SO4 इसमें जा रहा है, और Na2 में इसका Cl इसमें आ रहा है, यानी कि 2 बार विस्थापन हुआ। ऊपर वाली रिएक्शन को आपने देखा होगा, तो इसमें केवल एक चीज ही विस्थापित हुई है। यहाँ पे देख सकते हो आप, एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, बाकी फेरस के साथ कुछ भी नहीं जुड़ा, ठीक है ना। अब इस तरह से आप यहां देखोगे तो Ba के साथ जो है आप बेरियम के साथ में SO4 जुड़ रहा है, और Na2 के साथ में देखो Cl जुड़ रहा है, यानी दो चीजें अलग अलग हो रही हैं इसमें, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, द्विविस्थापन विस्थापन हो गया, तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र जो है Na2CO3 भी होता है और Na2CO3-10H2O, ये आर्द्र होता है, बस इतना फर्क है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको दिया गया है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती है। आप जानते हो सोडियम बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है, जो सामान्य ताप हो, कैसा भी पानी हो, अगर उसके टच में आ गए तो आग लग जाएगी। तो यहाँ पर सीधा सीधा द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें आपका उपखंड ग है। इसमें आपका अब जो है लार वाले, मतलब बायोलॉजी वाले क्वेश्चन आएंगे। तो मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या जो है वो कितनी होती है, तो वो होती है हमारी 3 जोड़ी। आप सभी को पता भी होना चाहिए कि क्या होती हैं, कितनी होती हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो होती हैं 3 जोड़ियां होती हैं। इनके नाम अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है। कर्ण पूर्व ग्रंथि होती है, और दूसरा जो होता है वो अजो जंथ ग्रंथि बोलते हैं, जन्भ, अजो जन्भ ग्रंथि बोलते हैं, और एक आपका अधो जीवाह ग्रंथि होती है। तो 3 ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में कौन मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं, अंडाशय मादा में होता है, गर्भाशय होता है, और डिम्ब वाहिनी भी होती है, यानी कि शुक्रवाहिका जो है इसका सही आंसर होगा। शुक्रवाहिया जो है पुरुषों में पाया जाता है। नेक्स्ट जो है, केंद्रक गुणसूत्र बनाता है। तो केंद्रक या गुणसूत्र जो है बना होता है, किससे बना होता है, तो ये न्यूक्लियो प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन से बना होता है। तो ना तो आरएनए से, ना डीएनए से, ना प्रोटीन से, न्यूक्लियो प्रोटीन से बना होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या जो है 20 होती है। जितने पेपर में डाल रहा हूं उनमें से सारे में से प्रश्न आ रहे हैं, पढ़ते जाओ और बढ़ते जाओ। मुकुलन पाया जाता है, सबको पता होगा, हाइड्रा में पाया जाता है मुकुलन।
और मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या जो 46 होती है, तो स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट है, पित्त रस का स्त्रावण कहाँ होता है, तो यकृत से होता है। और यकृत में कौन से रस का स्त्रावण होता है, तो पित्त रस का होता है। बस ये चीज ध्यान रखना, उल्टा सीधा कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला जो बड़े खंड है वहां पे वर्णनात्मक प्रश्न जो पूछा गया है, यहाँ पूछा गया आपसे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है, किरण आरेख खींच करके बताइए। मैंने आपको जो है नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं साइंस के, अगर आप लोग अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाते हैं तो वहां पे आपको नोट्स मिलेगा, उसमें ये चैप्टर मैंने पूरा का पूरा समझा दिया है कि कब भिन्न किससे कैसे बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, बनाने का तरीका क्या है, सारा प्रैक्टिस मैंने एक ही वीडियो में कराया है। मात्र 20 मिनट की वीडियो है, उसको देख लेना। नोट्स वाली वीडियो जो है प्रकाश चैप्टर आपका, प्रकाश, ठीक है, प्रकाश जो चैप्टर है इसमें आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, और इंग्लिश में लाइट है, तो इसको लाइट चैप्टर के बारे में मैंने पूरा इस चैप्टर को जो बिंब बनना है कम से कम उसको बहुत तरीके से समझाया है। बिंब बनाना सीख जाओगे, इसके बाद में कोई वीडियो, कोई टीचर, कोई भी चीज नहीं चाहिए, बिंब बनाने का तरीका मैंने उसमें बता दिया है। अगला है दूरदृष्टि दोष क्या से क्या तात्पर्य है, इसका निवारण किस प्रकार किया जा सकता है। अगला जो है किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न ऊष्मा किन किन कारकों पर निर्भर करती है, आपको स्पष्ट करना है। आप जानते हो कारक सारे के सारे। उत्तल दर्पण के लिए सूत्र जो है 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस में v/u का निगमन कीजिए। यहाँ पे भी मिस्टेक है, ठीक है, 1/v होता है, तो उसका निगमन करना है, संकेतों का सामान्य अर्थ भी लिखना। अथवा में जो है 220 वोल्ट व 10 एम्पियर धारा वाले विद्युत मोटर द्वारा आधे घंटे में 40 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक पानी की टंकी में कितना पानी चढ़ाया जा सकता है। मोटर की कार्य दक्षता 80% है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है आपको जी दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड ले लेना है, ठीक है। अब इसके बाद में प्रति सेकंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। आर्द्र रोधी मतलब कि पानी से बचाना है, तो पानी के साथ जानते हुए रिएक्शन करके ये जिप्सम बना लेता है, उसकी व्याख्या कर देनी है, रिएक्शन दे देनी है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है, बहुत पुराना और पॉपुलर क्वेश्चन है। और 1 बिलियन में हाइड्रोक्सिल आयन का सांद्रण जो है 1 × 10⁻, पता नहीं क्या लिखा है, मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का पीएच आपको ज्ञात करना है। कॉपर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम और सूत्र आपको लिख देने हैं। अथवा में है ऑक्सीजन और एथेनॉइक के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि एथेनॉइक और वायु में मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। इसके बाद में है आपका ख पार्ट, यहाँ पे धातुओं की और दूसरा ऑक्सीजन से और तनु अम्लों से क्रिया का जो है आपको वर्णन करना है। आराम से कर सकते हैं, एक एक रिएक्शन लिख देनी है। धावन सोडा और बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग क्या है वो लिख सकते हैं। अब खंड ग आ गया, लसिका परिवहन के कार्यों का उल्लेख करना है। पादपों में अलैंगिक जनन पर जो है संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। पौधों तथा जंतुओं में अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर बता देना है। और ऑपरीन के अनुसार जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई और विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन जो है आपको करना है। अथवा में है लिंग गुण सूत्र का क्या अर्थ है और मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। 2022 का मॉडल पेपर देख लेना, उसमें मैंने सॉल्व करवा दिया है। रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस यही आपका क्वेश्चन था। तो आप देख सकते हैं ये आपका पेपर, इस तरह का पेपर जो है पूछा गया है। आशा करता हूं इस पेपर से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। अगर आपने हमारे सारे वीडियो देखे हैं तो आपको टेंशन बिल्कुल भी बोर्ड एग्जाम की लेने की टेंशन नहीं है, ना ही ब्रीफ बोर्ड की ना ही बोर्ड की। और जो एसएसटी के क्वेश्चन की सीरीज चला दी है हमने, अभी तक 12 चैप्टर इस एसएसटी के मैंने करवा दिए हैं एमसीक्यू वाले। अगर उसको आप पढ़ते हैं तो वहां से 20 एमसीक्यू सीधे सीधे आपको आएंगे, जो पूरे 100% मैं दावा कर सकता हूं कि 20 एमसीक्यू वहीं से आएंगे। और 20 एमसीक्यू अगर आपके आ जाते हैं तो सीधे सीधे 20 नंबर आपको केवल उसी वीडियो से मिल जाने हैं। तो ये वीडियो जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ हमेशा शेयर करते रहें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।